नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में आंतरिक कलह, अराजकता या गृहयुद्ध की स्थिति पैदा करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। इसकी तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले से चल रही है। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिल गई होती तो अब तक ये शुरू हो चुका होता। लेकिन देश के सौभाग्य से कहिए, अब मैं जो है इस कमी में, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो कमी है उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका नतीजा ये हुआ है कि ये फिलहाल टल गया है, थोड़ा शिथिल पड़ गया है मामला। शिकायत का विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उसकी तैयारी का अंदाज़ा आपको लगता है जब प्यादे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। तो चुनाव मौसम है तो राजनीतिक मेढक जो है वो टरटराने लगे। एक पिद्दी प्यादा है राकेश टिकैत, जिसका जीवन में अपना कोई योगदान नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, अपने पिता के नाम का दोहन कर रहा है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के नेता थे, किसानों के हित के लिए लड़े, आंदोलन किया, लेकिन राकेश टिकैत ने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक काम जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने नहीं किया वो राकेश टिकैत ने किया है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी अपने लिए संपत्ति अर्जित नहीं की, अपना संपत्ति का साम्राज्य खड़ा नहीं किया। राकेश टिकैत ने सिर्फ वही, राकेश टिकैत की संपत्ति की ही जांच हो जाए तो वो जेल के अंदर हो, और वो फिर जो बोल रहा है ये उसका बोलना जो है किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। वो कह रहा है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी परिस्थिति बना देंगे। हमारी इस बार बड़ी तैयारी है। पिछली बार हमको भेज दिया था लाल किले की तरफ, नहीं तो अगर ट्रैक्टर संसद की ओर मुड़ जाते तो वहीं मामला निपट जाता। ये बोल हैं राकेश टिकैत के। हिम्मत देखिए कि प्रधानमंत्री के लिए कह रहा है कि खोजने से भी नहीं मिलते और ये होगा। वो उदाहरण दे रहा है बांग्लादेश का बार बार। बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ भी होगा। इस तरह की बात करने की हिम्मत कहाँ से आती है? इस तरह की बात पर बाकी राजनीतिक दल चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? इस तरह की बात का विरोध करने वाले सामने क्यों नहीं आते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम इसकी तैयारी कर रहा है। बहाने खोजे जा रहे हैं, मुद्दे खोजे जा रहे हैं। सबसे आसान मुद्दा सरकार को, किसी भी सरकार को घेरने का, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का है किसानों का मुद्दा, अन्नदाता। इसके नाम पर जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जो आंदोलन जीवी है, सारे आंदोलन जीवियों के हाथ पैर में खुजली हो रही कि जल्दी से जल्दी कुछ हो, उनको भी कुछ करने का मौका मिले। उस बार आंदोलन में तो वो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए। इस बार राहुल गांधी के लिए पिच तैयार की जा रही है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से राकेश टिकैत ने बोला है, राकेश टिकैत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आप समझिए आने वाले दिनों में ऐसे लोगों का हौसला बढ़ने वाला है। राकेश टिकैत को उस समय जब वो गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे उसी समय उठा लिया गया होता, गिरफ्तार कर लिया गया होता, इसको अपनी असली हैसियत पता चल जाती। इसको बहुत गुमान है कि बड़ा समर्थन है लोगों का। अनपढ़ आदमी है, कह रहा है कि उस समय जो है 25 लाख लोग थे, गिनती भी नहीं आती इसको किसी प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए कि गिनती सिखा दे कि 25 लाख कितने होते हैं। इसकी कल्पना भी कर सकता है, नोटों की तो कर सकता है, आदमियों की नहीं कर सकता। और इसकी इतनी हैसियत नहीं है, न राजनीतिक रूप से न किसी और रूप से, नहीं इसके साथ, इसके गांव के किसान इसके साथ नहीं है। चुनाव लड़ने की कोशिश की 2-2 बार, जमानत जब्त हो गई। इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा इसको जन समर्थन हासिल है कि अपनी चुनाव में जमानत नहीं बचा पाता। वो धमकी दे रहा है किसको? तीसरी बार के प्रधानमंत्री को, भारत देश के प्रधानमंत्री को, जिसकी ताकत से, जिसकी हैसियत से पूरा विश्व प्रभावित है। उसको हैसियत देने की हिम्मत, फिर कह रहा हूं, कहां से आती है? जाहिर है कि कोई
इको सिस्टम है जो उसको उकसा रहा है। उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, अपना कोई दिमाग नहीं है। वो रटे रटाए डायलॉग बोलता है, उसको बताया जाता है कि क्या बोलना है तुम्हें, वही वो बोलता है। उसके बारे में जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग शायद कम जानते होंगे, उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर के लोग और उसके गांव के लोग जो है, सिसौली के लोग जो है और अच्छी तरह से जानते हैं। उसको अंदर बाहर से अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी हैसियत क्या है, इसकी कितनी पहुंच है और कितना जनसमर्थन इसको हासिल है। लेकिन उसकी बातें सुन लीजिए। अब आप देखिए, वो अपने को हर विषय का विशेषज्ञ समझता है। उसको लगता है कि वो राष्ट्र के नाम संदेश दे रहा हो, इस अंदाज में बोलता है। कोलकाता की इतनी जघन्य घटना जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं, सरकार को इस तरह से लताड़ा है पश्चिम बंगाल की, उस पर इसकी हिम्मत देखिए बोलने की। सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए। और तुम जो कह रहे हो संसद में ट्रैक्टर लेकर चले जाएंगे, तुम जो कह रहे हो कि प्रधानमंत्री खोजे नहीं मिलेंगे और इस सरकार को गिरा देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, वो तुम सरकार को, देश को स्थिर बनाने के लिए बोल रहे हो। तो ऐसे लोगों का इलाज वही है, शठे शाठ्यम समाचरेत। जो भाषा ये समझते हैं उसी भाषा में इनको समझाया जाना चाहिए। अगर इनको उसी भाषा में समझाया ना गया, अगर उनको इसी भाषा में बताया ना गया, लेकिन आप देखिए कि ये जो बोल रहा है, इससे पहले कौन बोला इस बात को? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के कानून मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके सलमान खुर्शीद बोल चुके हैं, और विपक्ष के और कई नेता बोल रहे हैं। सबकी भाषा एक ही है, सबके दिमाग में इस समय बांग्लादेश चल रहा है। उनको लग रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ, मणिशंकर अय्यर भी यही बोले, सलमान खुर्शीद भी बोले कि उनको इस बात का अफसोस है कि ये देश बहुत बड़ा है और अपनी बात पहुंचाने में, यहाँ जो है दूर तक पहुंचाने में समय लगता है। इस बात की खुशी नहीं है कि देश बड़ा है, इस बात का अफसोस है कि जो बांग्लादेश में हुआ तुरंत उसको क्यों नहीं हम भारत में लागू कर सकते। इनके इकोसिस्टम की जो प्रवक्ता हैं सोशल मीडिया पर, वो सब कह रही हैं कि इसी बांग्लादेश की टेम्पलेट को भारत में भी लागू किया जा सकता है। और इसकी कोशिश सीए के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ और तथाकथित ये जो फर्जी किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, किसानों के नाम पर बल्कि कहना चाहिए आंदोलन शुरू हुआ, वो आंदोलन इस देश में अस्थिरता फैलाने, इस देश के अर्थव्यवस्था की गति को रोकने के लिए था, इस देश के विकास के पहिए को रोकने के लिए था। राकेश टिकैत जैसे लोग मोहरे हैं बड़ी शक्तियों के। राकेश टिकैत की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो तो हिज मास्टर्स वॉइस है, HMV है। जो कहा जाता है वो बोल देता है, उसको मालूम नहीं है कि उसके बोलने का अर्थ क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, उसे परवाह भी नहीं है। उसे जो चाहिए वो मिलता रहता है, इसलिए वो बोलता रहता है और आगे भी बोलता रहेगा। इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोई बड़ी सभा कर सके। करने गया था, हिम्मत नहीं हुई। और उस समय जब तथाकथित किसान आंदोलन अपने पीक पर था, ये है उसकी हैसियत। इसकी हैसियत नहीं हुई कि लोकसभा का चुनाव लड़ने की सोच भी सके। दो बार, एक बार विधानसभा, एक बार लोकसभा चुनाव लड़कर देख चुका है, दोनों में अपनी ज़मानत नहीं बचा पाया। लेकिन उसकी बातें सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि महात्मा गांधी के बाद इतना बड़ा कोई व्यक्ति तो पहली बार देश में आया है और उसको सब मुद्दों की जानकारी है। आप उससे विदेश नीति पर बात कर लीजिए, अर्थव्यवस्था पर बात कर लीजिए, आप उससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात कर लीजिए, आप उससे देश की GDP के बारे में बात कर लीजिए, और किसानों का तो अपने को मसीहा समझता है। ऐसे लोगों को फिर कह रहा हूँ, इन्हीं की भाषा में समझाने की ज़रूरत है। जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा इनको, जिस ट्रीटमेंट से इनका इलाज हो सकता है,
तब तक इनको समझ में नहीं आएगा, तब तक इनको एहसास नहीं होगा कि ये जो कर रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं, और जो आग से खेलता है उसके हाथ जलते ही हैं। तो ये आग से खेलने और आग लगाने का जो काम कर रहे हैं, इस देश की प्रगति को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। फिर बार बार मैं याद दिलाता हूँ, आज फिर याद दिलाऊंगा जनरल विपिन रावत की बात, जो सीडीएस थे हमारे, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जब उन्होंने कहा था हमको 2.5 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा फ्यूचर में, चीन, पाकिस्तान और एक घर के अंदर, आधा घर के अंदर। तो ये जो आधा फ्रंट है उसी का नुमाइंदा है ये राकेश टिकैत, जो अपने स्वार्थ के लिए देश के विरोध में कुछ भी करने को तैयार है, सामाजिक समरसता बिगाड़ने को तैयार है, समाज में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए तैयार है, समाज में विभेद पैदा करने के लिए तैयार है, और उसके अलावा देश में अशांति पैदा करने के लिए तैयार है। क्योंकि ये मोहरा है, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, इसको ताकत मिलती है इसके पीछे इसका जो राजा है उससे ताकत मिलती है। वो जहां चलाता है वहां चलता है। तो ये बीमारी का लक्षण है। इनका अगर समय रहते इलाज न किया गया तो ये भयंकर बीमारी का स्वरूप ले सकते हैं। तो राकेश टिकैत जैसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है कानून के मुताबिक। कानून में बहुत प्रावधान है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, जो देश के विरोध में खड़े हैं, समाज के विरोध में खड़े हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नई जो भारत न्याय संहिता है उसमें ऐसे लोगों से डील करने के कई प्रावधान हैं। सरकार को उन प्रावधानों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोगों को इग्नोर करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि नकारात्मकता फैलाना इनका उद्देश्य है, इनका लक्ष्य है। इतनी नकारात्मकता फैला दो कि देश में ऐसा माहौल बन जाए कि लोग सड़क पर उतर आए। 21 तारीख को इन्हीं शक्तियों ने भारत बंद का आह्वान किया था, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। जनता ने, देश के लोगों ने बता दिया कि हम तुम्हारी इस योजना में शामिल नहीं हैं, हम तुम्हारी देश तोड़ने की इस रणनीति से सहमत नहीं हैं। भारत बंद पूरी तरह से बेअसर रहा। भारत बंद की कॉल देकर इन्होंने बता दिया कि इनकी ताकत कितनी है, और उससे साबित हो गया कि इनकी कोई ताकत नहीं है। कुछ गुंडे मवालियों के जरिए ट्रेनों का आवागमन रोक देना, यातायात को रोक देना, बसों पर पथराव करना, स्कूली बच्चों की बस जलाने की कोशिश करना, इनकी नृशंसता देखिए। इसके अलावा इनकी कोई ताकत नहीं है, इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई जन समर्थन इनको नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ अगर एक्शन होगा तो कोई इनके समर्थन में खड़ा होने वाला नहीं है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। जो इनका इकोसिस्टम है वो तो खड़ा होगा ही। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। जो पीड़िता है कोलकाता की डॉक्टर बिटिया, उसके पक्ष में 4 वकील, हत्या और बलात्कार का जो आरोपी है उसके पक्ष में 21 बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं उसके बचाव में। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ इस एक घटना से अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में किस तरह का इकोसिस्टम खड़ा है। कितनी बेशर्मी से हत्या और बलात्कार के आरोपी को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो गए। उनको समाज का कोई भय नहीं है, उनको अपने परिवार की भी कोई चिंता नहीं है, उनके परिवार में भी उनको कोई शर्मिंदा नहीं करता। आखिर रेप और हत्या के आरोपी का बचाव आप कैसे कर रहे हैं? तो इससे इकोसिस्टम की मजबूती का अंदाज़ा लगाइए। इनमें से ज़्यादातर वकील ऐसे हैं जो एक बार अपीयर होने का सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपया लेते हैं। वो आखिर एक रेप के आरोपी और हत्या के आरोपी के समर्थन में क्यों खड़े हैं? कौन सी ताकत है? कहाँ से पैसा आ रहा है? कौन उनका समर्थन कर रहा है? आखिर जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ताकतें कौन सी हैं? और उनको बचाने से इनको क्या मिलने वाला है? इन सवालों के बारे में सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा
कि योजना क्या है, रणनीति क्या है, षड्यंत्र कितना बड़ा है और कितना व्यापक है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।